कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। आप सबों को शुभ संध्या। पिछले कक्षा में छठी सदी ईसा पूर्व क्रांति के युग के दौरान हमने ढेर सारी बातों को देखा था। हमने बौद्ध और जैन की महत्ता को समझा था और उस कड़ी में अगला जो चैप्टर था वह था मौर्य साम्राज्य, जिसको हम देख रहे थे। और मौर्य साम्राज्य की कड़ी में मैंने आपको बताया था कि यह भारत का पहला अखिल भारतीय राजवंश है, जिसकी सीमा हिंदुकुश से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है। आपने इस कड़ी में देखा था कि इसके तीनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, साहित्यिक स्रोत भी है, विदेशी विवरणी भी है। और चूंकि मौर्य का जो साम्राज्य रहा उसका प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में रहा, कहाँ फला फूला, कौन बताएंगे? विशेषकर कहाँ रहा, राजधानी कहाँ थी? एक बार दोबारा से बताइए। अच्छा, बिहार के संदर्भ में इसकी क्या महत्ता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। बिहार में मौर्य से जुड़े हुए कोई स्थल आप बता सकते हैं तो बताएं। कल ही तो पढ़ाया था सब। पाटलिपुत्र, वेरी गुड। लौरिया नंदनगढ़ का अभिलेख पढ़ाया था, याद करिए। सब तो पढ़ाया था पश्चिमी चंपारण में। अरेराज का पढ़ाया था। ये बिहार के ही इर्द गिर्द क्या हुआ, इसका उद्भवन हुआ और बाद में यह संपूर्ण अखिल भारत में फैल गया था। तो बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अथवा बिहार में यदि कोई भी परीक्षा होगी तो उसके दृष्टिकोण से मौर्य साम्राज्य केंद्र बिंदु होगा। ध्यान देंगे। दूसरी बात है कि तीनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। मैंने कहा था कि आज आप लोग एक बार अध्ययन करके आएंगे। कितने लोग अध्ययन करके आए हैं वो हाथ खड़े करें, जो एक बार रिवाइज करके आए हैं। एक हाथ, दो, तीन, चार। और लोग? ठीक है, हाथ खड़े हो रहे हैं। इसके लिए वीडियो उपलब्ध है, एक बार उसको देख लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने शायद एक कक्षा ली है इसकी, केवल कल ही इसकी मैंने कक्षा ली है शायद। एक बार देख लीजिएगा, इसीलिए मैं वीडियोस भेज दिया करता हूँ। जब तक एप्लीकेशन 2A नहीं हो जाता है तब तक आपको वीडियो वहाँ मिलते रहेंगे। उसके बाद सारे वीडियोस आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और आप सभी के नंबर वहाँ रजिस्टर्ड कर दिए जाएंगे। मैं आगे चलता हूँ। तो आपने अध्ययन किया है, बीच बीच में आज मैं पूछताछ करते रहूंगा। इसीलिए मैंने पूर्व में आगाह कर दिया था कि आप सभी लोग अध्ययन करके तैयार रहेंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तो जैसे कि कल हम लोग, हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा, बिजली कट जाती है तो एक इमरजेंसी लाइट रखा जाए, क्या ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है? इसका प्रबंधन कर लिया जाए, क्योंकि अब ढेर सारी सुविधाएं मौजूद हैं और चार्जेबल लाइट्स अवेलेबल हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं आप सभी को बता दूं कि आज भी मेरे एक मित्र पूछ रहे थे कि जो यूट्यूब पर डायरेक्ट वन वे वीडियो डाला जाता है वो आप दे दिया कीजिए, इससे हमें बड़ी सुविधा होगी। तो हमने कहा कि देखिए, वन वे यदि देना ही होता तो हम इतना खर्च करके 2A क्यों बनाते। वन वे तो बहुत सहज है, एक बार स्ट्रीमिंग यदि दे दिया जाए तो चलता रहेगा। लेकिन उसमें होता क्या है, इंटरेक्शन नहीं बन पाता। और मैंने उनको ये बात बताई कि यदि वन वे वीडियो देखकर लोग सफल हो जाते तो फिर कक्षा की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि कक्षा एक अनुशासन है ना। पड़ी हुई है, इंटरनेट की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो जानकारी आपको सफल अभ्यर्थी नहीं बना सकती है, ये ध्यान रखिएगा। मैंने जब कोरोना आया था, कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस बहुत तेजी से फले फूले। लेकिन उसके बाद भी जो केवल वन वे ऑनलाइन क्लास थे वो बहुत आगे नहीं बढ़ सके। पहले ऐसा लगता था कि शायद ऑफलाइन की दुनिया समाप्त हो जाएगी और ऑनलाइन की दुनिया ही चलेगी। ऐसा हुआ नहीं। जब तक 2A कम्युनिकेशन ना हो, एक अनुशासन ना हो, एक डिसिप्लिन ना हो, व्यक्ति कहाँ पढ़ता है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसे पढ़ने में मन लगता होगा। हो सकता है साहित्य या
कहानियों को पढ़ने में मन लगता हो, लेकिन सरकारी परीक्षा अथवा कैरियर जैसी से जुड़ी हुई कोई परीक्षा हो तो उसकी तैयारी करने में किसी का मन लग जाए, ऐसे यदा कदा कुछ ही लोग रहे होंगे। मैं अपवाद समझता हूँ उन्हें। आप लोग बताएं कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। है ना सही? क्योंकि जब हम किसी भी साधना के द्वारा सफलता को प्राप्त करते हैं, उस साधना को तपस्या कही जाती है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे है। क्योंकि मन की स्थितियां होती हैं। जैसे यदि आप देखिएगा, कहीं आप घूमने निकले, यूं ही घूमने निकले स्वच्छंद मन से, कि आप पर समय का नियंत्रण नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी लौट कर आ सकते हैं, तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। लेकिन यदि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और उसने आपको किसी ट्रिप पर भेजा है कि ये टारगेट पूरा करके लाइए, तो यदि आप में से किसी ने वो काम, आदित्य जी हंस रहे हैं, तो देखिए फिर आप ना आप दाएं देखिएगा ना बाएं देखिएगा, कष्ट से जाएंगे, उफ जाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। वो भी यात्रा ही है, लेकिन वह यात्रा आपके लिए सुखद यात्रा नहीं होगी, क्योंकि उसमें अनुशासन है, उसमें एक लक्ष्य है, थोपा गया होता है। तो जो तैयारी टू वे में होती है, इसमें आप जबरदस्ती, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यथासंभव बैठकर सामने से पढ़ लीजिए। उसका प्रभाव अलग है, वह आपके ब्लड में जाकर मिल जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में कहते हैं डेवलप किया गया कोई चीज़, तो वो आपके अंदर में डेवलप हो जाता है। लेकिन जब आप वन वे में काम करते हैं तो डेवलप नहीं हो पाता है। इसको ध्यान रखेंगे। मैं आगे चलूंगा तो कोशिश किया जाए कि जिन लोगों के पास संसाधनों की असुविधा है वो इसका कोई ना कोई रास्ता या तोड़ निकालें। बड़ा ही लाभकारी होगा। और एक बहुत कॉमन सी बात है कि भारत में 1991 से पहले, जब हम विश्व के लिए अपना दरवाजा हमने नहीं खोला था, तो हम देश के अंदर ही सीमित थे। लेकिन जब विश्व के लिए दरवाजा खोला तो पहली बार ऐसा लगा कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों का दौर आ रहा है, युवाओं का रुझान वहाँ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ब्यूरोक्रेसी का रुझान उसके बाद भी रहा और आज चरम पर है वापस से। एक बात तो बहुत निश्चित है कि यदि इस देश में आप चाहते हैं कि मेरे हाथ में कुछ हो, उसके लिए एक पावरफुल नौकरी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। भले ही इंटरव्यू में लोग झूठ बोल देते हैं, जाकर कह देते हैं कि सर हम इसके लिए आए थे, लेकिन मन में वो चीज़ रहती है कि पावर मिले। और पावर जीवन का रिक्वायरमेंट भी है। पावरफुल व्यक्ति का ही सम्मान होता है। और वो आपके 1 1.5 साल की तैयारी से वो परिणत हो जाता है, समाज को भी सेवा देते हैं और खुद भी पावर में होते हैं। और पावर में होना कोई गुनाह थोड़े न है, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। और आपको अपनी क्षमता का बेहतर प्रयोग करके अपने अंदर वह क्षमता विकसित करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल हम देख रहे थे अभिलेख, और मैंने आपसे कहा था कि हम लघु स्तंभ अभिलेखों को आज देखेंगे। तो आज का टॉपिक होगा लघु स्तंभ अभिलेख। हेडिंग बना लीजिए, लघु स्तंभ अभिलेख। लघु स्तंभ अभिलेख, यह आज का टॉपिक होगा। छोटा ही है। लघु स्तंभ अभिलेख, इसमें पहला लिखिए रुमिन देई। कल चर्चा भी की थी हमने। रुमिन देई स्तंभ अभिलेख। रुमिन देई स्तंभ अभिलेख। ठीक है। कल मैंने आपको बताया भी था। इसके बारे में मुझे बताइए किनको जानकारी है। कल चर्चा हो चुकी है, सुनाइए। वेरी गुड। कहाँ पर है ये? नेपाल में है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। आर्थिक
इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है। इसी में लिखिए अगला पॉइंट। अब आर्थिक क्यों कहते हैं तो उसकी हम व्याख्या कर देंगे। अगले पॉइंट में लिखिए, यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे छोटा अभिलेख है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो अशोक ने अपने शासन के 20वें साल में इस जगह की यात्रा की, और जब यात्रा की तो टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, कम कर दिया। इसलिए इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। किसानों को क्या मिला, विकास का अवसर मिला, और राजा के प्रति उनका विश्वास क्या हुआ, बढ़ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, अशोक ने अशोक ने अपने जीवन के 20वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की। अशोक ने अपने जीवन के 20वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की एवं एवं कर को, कर माने टैक्स, कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। 1/8 कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, यह अभिलेख नेपाल में अवस्थित है। यह अभिलेख नेपाल में अवस्थित है। नेपाल में अवस्थित है। ठीक है। क्योंकि रुमिनदेह के बारे में आपने कल देख भी लिया था, थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर ली थी। अब हम चलते हैं जो दूसरा इंपॉर्टेंट अभिलेख है लघु अभिलेख में, सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसमें 4 सिंह हैं और भारत का राजकीय चिन्ह भी है। इसको लिखिए नेक्स्ट पॉइंट में, 4 देकर लिखिए। महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ, सारनाथ का अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ भारत के भारत के राजकीय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। भारत के राजकीय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। भारत के राजकीय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। जाना जाता है। लिखिए इसी में, इसके शीर्ष पर 4 शेर हैं या सिंह हैं। इसके शीर्ष पर 4 सिंह हैं, 4 लॉयंस, 4 सिंह हैं।
जबकि जबकि नीचे में जबकि नीचे में हाथी, घोड़ा, हाथी, घोड़ा, सांड एवं सिंह, हाथी, घोड़ा, सांड एवं सिंह के चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। सांड एवं सिंह के चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो आप इन दोनों को लघु स्तंभ अभिलेख के रूप में ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। रुमिन देह को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसे आर्थिक अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। जब अशोक ने अपने जीवन के 20वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की, तो टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया, जो किसी राजा का अपनी प्रजा के प्रति उदारता को भी दर्शाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हेडिंग बनाइए, देखिए 3 गुफा लेख। 3 गुफा लेख भी महत्वपूर्ण है। 3 गुफा लेख भी महत्वपूर्ण है। 3 गुफा लेख भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। ठीक है। नंबर 1, पहला पहला लिखिए, बाराबर की गुफाएं। बाराबर की गुफाएं। बाराबर की गुफाएं। ठीक है। कहां पर है ये, कौन बताएंगे? वेरी गुड। है तो जहानाबाद में, गया से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। बाराबर की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग परीक्षाओं में बाराबर की गुफा हमें देखने को मिलती है। इस पर विभिन्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए वहीं, जहानाबाद में है, गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर, लिख दीजिए। विनीत कुमार जी कहाँ हैं, एक बार सामने आइए। एक बार कैमरे में आ जाइए। आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद नहीं जा रही है। आ रही है, हाँ। विनीत जी को पूछ रहा हूँ, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही होगी, कोई बात नहीं। सबको पता है ना कि जहानाबाद बिहार में है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है। ब्रैकेट में आपने लिख दिया कि जहानाबाद में है, गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इसमें लिखिए पहला बिंदु, फर्स्ट पॉइंट। देखिए इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है, यह शैल कृत्य है, रॉक कट है। तो लिखिए, यह शैलकृत, शैलकृत्य लिखिएगा, शैलकृत्य। यह शैलकृत्य रॉक कट का बेहतरीन नमूना है। ठीक है। यह शैलकृत्य का बेहतरीन नमूना है। शैलकृत्य का, रॉक कट का
बेहतरीन नमूना है। ठीक है। अर्थ यही है कि पहाड़ों को काटकर काफी बेहतर तरीके से बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह बाराबर की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। बाराबर की पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसका निर्माण इसका निर्माण अशोक एवं दशरथ के समय हुआ। दशरथ मौर्य वंश के चौथे सम्राट थे। अशोक एवं दशरथ के समय में हुआ। इसका निर्माण अशोक एवं दशरथ के समय में हुआ एवं आजीवकों को दिया गया। आजीवक आजीवकों को दिया गया। ठीक है। आजीवकों को दिया गया। नेक्स्ट लिखिए, लोमस गुफा या लोमस ऋषि गुफा। लोमस ऋषि गुफा। लोमस ऋषि गुफा। लिखिए, यह बिहार में यह बिहार में बारावर एवं नागार्जुनी के पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। यह बिहार में बारावर एवं नागार्जुनी के पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। पहाड़ियों के बीच अवस्थित है। ठीक है? अवस्थित है। इसमें एक लाइन ऐड कर दीजिए। देखिए, यह सर्वाधिक सजावट वाला गुफा है। यह सर्वाधिक सजावट वाला गुफा है। सर्वाधिक सजावट वाला गुफा है। नेक्स्ट देखिए, सुदामा गुफा। सुदामा गुफा कहाँ पर है ये? कौन बताएंगे? यह भी जहानाबाद बिहार में है। सबका केंद्र उसी आसपास में है। हाँ। जो अभी मैंने लिखाया है, एक लोमस गुफा। ठीक है। सुदामा गुफा। ओके। ठीक है। सुदामा गुफा। अब देखिए, इसकी खासियत क्या है।
इसकी पहली खासियत है कि यह पत्थर और लकड़ी से मिलकर बना है, और दूसरी खासियत है कि धनुष के आकार का है। दो बातें याद रख लीजिए, इसमें काफी है। तो पहला पॉइंट लिखिए, यह पत्थर प्लस लकड़ी से निर्मित है। पत्थर प्लस लकड़ी से निर्मित है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए वहां पर, याद रहेगा। पत्थर प्लस लकड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट, यह धनुष के आकार का है। यह धनुष के आकार का है। अब इस कड़ी में हम एक दो नोट लिख लेते हैं गुफाओं के संदर्भ में, कि भाषा क्या थी, लिपि क्या थी, इस सब के विषय में लिख लेते हैं। देखिए नोट नंबर 1, पहला नोट लिखिए, इन गुफाओं में बने अभिलेखों, शिलालेख कर दीजिएगा, इन गुफाओं में बने शिलालेखों की भाषा प्राकृत, भाषा प्राकृत, भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है। इन गुफाओं से प्राप्त शिलालेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। और लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है। एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, यहां से हिंदू और जैन की मूर्तियां मिली थी। लिख लीजिए अगले पॉइंट में, यहां से कई हिंदू और जैन की मूर्तियां मिली हैं। यहां से कई हिंदू एवं जैन की मूर्तियां मिली हैं। मिली हैं। ठीक है। अब इस कड़ी में जो दो जगह है, वहां से जो अभिलेख मिले उसकी लिपि खरोष्ठी है। कौन कौन से हैं? अशोक की जितनी भी लिपि है और भाषा है वह प्राकृत प्लस ब्राह्मी है, लेकिन एक जगह से खरोष्ठी लिपि मिला है, दो जगहों से। वो कौन से दो जगह हैं, कौन बताएंगे? जगह का नाम बताइए। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा, दोनों पाकिस्तान में है। इसको कभी नहीं भूलिएगा, लिख लीजिए नेक्स्ट नोट में। देखिए अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि केवल दो अभिलेख, केवल दो अभिलेख शिलालेख कर दीजिए। केवल दो शिलालेख, शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा, दोनों के ब्रैकेट में पाकिस्तान लिख देंगे। शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा, ब्रैकेट में पाकिस्तान की लिपि खरोष्ठी है। की लिपि खरोष्ठी है।
की लिपि खरोष्ठी है। ठीक है, तो यह था बेसिक परिचय, अभिलेखों का परिचय। अब हम क्या करेंगे, मौर्य वंश को विभिन्न आयामों में अध्ययन करके देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करके भी देखेंगे कि मौर्य वंश की विशेषता क्या है, और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इस अध्याय से कौन कौन से बिंदु उल्लेखनीय रूप से पूछे जाते हैं, इसकी शुरुआत हम करेंगे। मौर्य डायनेस्टी हमने लिख दिया, इसको हम 4 भागों में विभक्त करके देखते हैं। पहला है पुरातत्व, दूसरा है अभिलेख, तीसरे खंड में हम साहित्य को देखेंगे, और चौथे खंड में हम देखेंगे मेगास्थनीज की इंडिका। इन चारों के आधार पर हम इसका विवेचन करेंगे, इसकी विवेचना करेंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, पुरातत्व, अभिलेख या शिलालेख, ठीक है, साहित्य, और मेगास्थनीज की इंडिका। इसको आप नोट कर लेंगे, ऐसे ही 4 भागों में विभक्त करके लिख लीजिए। इन्हीं चारों के आधार पर हम इस अध्याय का मूल्यांकन करेंगे, अध्ययन भी करेंगे। ठीक है, 4 बातें। अब सभी लोग ध्यान देंगे, इन दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं, पुरातत्व और अभिलेख की चर्चा हम कर चुके हैं। हम बृहत अभिलेख, गुफा अभिलेख, लघु स्तंभ अभिलेख इत्यादि को देख चुके हैं। अब हम साहित्य को देखेंगे, और उसके बाद मेगास्थनीज की इंडिका को भी देख लेंगे, और साथ ही यदि इस कड़ी में कोई और भी स्रोत हैं, जैसे दिव्यावदान है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, विशांक दत्त का यदि मुद्रा राक्षस प्रासंगिक है तो हम उसको भी देखेंगे। इसमें जो भी टॉपिक हमारे समक्ष आएगा, हम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए मौर्य का इतिहास। मौर्य का इतिहास जानने का, मौर्य का इतिहास जानने का दूसरा, मौर्य का इतिहास जानने का दूसरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। देखिए इस कड़ी में
इस कड़ी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इस कड़ी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं विशांख दत्त का मुद्रा राक्षस एवं विशांख दत्त का मुद्रा राक्षस अति महत्वपूर्ण है। इस कड़ी में कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं विशांख दत्त का मुद्रा राक्षस अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। आपने लेखक भी देख लिया, पहले से भी आपको याद होगा। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त हैं। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशांख दत्त। ठीक है, अब मैं आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में एक दो बातें बता देता हूं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पांडुलिपियों में लिखी हुई थी और श्याम शास्त्री नामक एक लेखक को 1905 ईस्वी में वह पांडुलिपियां हाथ लगी। कहां से हाथ लगी इसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया आज तक, लेकिन उनके हाथ लगी। और 1909 में उन्होंने क्या किया, जो जैसे लिखा था उसको हूबहू लिखा और प्रकाशित करवा दिया। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र की अध्याय हैं उनको आम जनता तक लाने का श्रेय श्याम शास्त्री को ही जाता है। इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखेंगे, अन्यथा वो खो गया था, समझिए, वो नहीं मिलता। लिख लेते हैं इसको। देखिए, अति महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रकाश में लाने का श्रेय, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय श्रेय लेखक श्याम शास्त्री को जाता है। ब्रैकेट में 1905 ईस्वी। लेखक श्याम शास्त्री को जाता है। लेखक श्याम शास्त्री को जाता है। श्याम शास्त्री को जाता है। एक बार दोबारा से कहें। 1905 ये लिखा भी हुआ है, देख लीजिए। 1905 में मिला था। ठीक है, श्याम शास्त्री को जाता है एवं उन्होंने इस पांडुलिपि को एवं उन्होंने इस पांडुलिपि को 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। उन्होंने इस पांडुलिपि को 1909 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। प्रकाशित करवाया। ठीक है, अब आप इसके महत्ता को देख सकते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसी पुस्तक है जो मौर्य प्रशासन पर आधारित है, मौर्य प्रशासन की चर्चा और विवेचना करती है और आज भी समाज को आईना दिखाने का कार्य करती है। ढेर सारे अनुशासन के ऐसे बिंदु हैं, सामान्य व्यवहारिक जीवन के ऐसे बिंदु हैं जिसमें हम आज भी चाणक्य के अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं। कोई अभ्यर्थी जवाब देंगे, यह क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, TRE 1 में पूछा हुआ है, हाल की BPSC की परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बटा है। वेरी गुड। और कितने चैप्टर्स हैं इसमें?
ठीक है। अध्याय, बहुत बढ़िया। 180 बिल्कुल सही उत्तर। दोनों जवाब सही हैं। लिख लीजिए। लिखिए, यह 15 अधिकरणों और 180 अध्यायों में बटा है। यह 15 अधिकरणों और 180 अध्यायों में बटा है। बटा है। एक एक बात आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आउट क्वेश्चन के रूप में देखा जाएगा। यदि आप में से फिलहाल कोई प्रैक्टिस सेट्स वगैरह बनाते हो, तो आप पग पग पर ऐसे प्रश्नों से आपका, है ना, क्या होगा, सामना होगा। कितने लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं? हाँ, बताइए। देना चाहिए। पहले देते रहने से ये फायदा होता है, जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो देना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि भले ही आपसे प्रश्न शुरू में गलत हो जाए, लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि किस खंड विशेष में किस प्रश्न की भूमिका अधिक है। पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल अथवा हाई फ्रिक्वेंसी पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस कौन से हैं। तो जब बाद में जाके आप उस खंड को पढ़ते हैं, तो फिर आपको आगे आगे पता होता है ये चीज़ कि कहाँ पर हमें अधिक गहराई से प्रश्नों को देखना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए। इसका फायदा मिल जाता है, ध्यान रखेंगे। और वैसे जब आप पढ़कर देते हैं तो ऑब्वियसली आपका स्कोर बढ़िया आता है, और जब स्कोर बढ़िया आता है तो मनोबल बढ़ जाता है। और जो compete करने वाले अभ्यर्थी होते हैं, मैंने तो लगभग, मुझे लगता है कि मैंने 50-60 परीक्षाएं दी होंगी टोटल, सब मिलाकर, जिसमें शुरू में कई परीक्षाओं में असफलता मिली, बाद में एक तरफ से दर्जन भर से अधिक परीक्षाओं में सफलता मिली। तो मेरा ये अनुभव कहता है कि जब तैयारी हो जाती है और जो compete करने के लायक तैयारी जब हो जाती है, तो मन में वो आवाज़ आने लगती है कि अब मैं compete कर जाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। फिर आप उस दौर में जब आपकी तैयारी पीक पर होती है, तो आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, खास करके जिस तरह की आपने तैयारी की है, उस रेंज की सभी परीक्षाएं आपसे निकलती हुई चली जाती हैं। जब सिलेक्शन होने लगता है तो एक तरफ से सिलेक्शन होने लगता है, और जब नहीं होता है तो कहीं नहीं होता है, ग्रुप डी में नहीं हो पाता है। और बहुत सामान्य सा एक अनुशासन है कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस को प्रिंट करवा कर जिस कमरे में आप पढ़ते हैं उसके दीवार पर चिपका दीजिए, और एक एक लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के इर्द गिर्द से होंगे। यदि आपको सिलेबस की पूरी जानकारी है, जैसे मैंने पीटी की जब तैयारी शुरू की, मैंने प्रथम दिन ही संपूर्ण सिलेबस लिखवा दिया। और एप्लीकेशन पर भी देखिएगा कि नोट्स के टैब पर जाकर वो पेज मैंने अपलोड कर दिया है, आपने देखा भी होगा। ये पता होना चाहिए कि हमें किस किस खंड को पढ़ना है। जैसे अभी हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो मैंने पिछली कक्षा में ही इतिहास के जो खंड हैं, उस खंड में जो अध्याय हैं, उन सब को लिखवा दिया था। जैसे प्राचीन भारत में कहा था कि पाषाण काल, हड़प्पा की सभ्यता, है ना, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल, मौर्य युग, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्ष काल, और बीच में 6ठी सदी ईसा पूर्व क्रांति का युग भी है। तो ये 8 चैप्टर आपके सीक्वेंस में है। जब हम मध्यकाल को पढ़ेंगे तो वहां भी देख लेंगे इस चीज को, वहां पूर्व मध्यकाल है, सल्तनत युग है, मुगल काल है, 1757 तक के इतिहास को देख लेना है। आधुनिक को देखेंगे 1757 से लेकर 1947 तक के इतिहास को। और अब तो चूंकि हम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आगे तक के इतिहास को, लगभग 1960-70 तक के इतिहास को जरूर देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद तो फिर करंट के साथ जोड़ जोड़ कर हम टॉपिक्स को डिलीवर करते हैं, तो पता है। इसी तरह तो ये चीज़ होती है, ध्यान रखिएगा। सिलेबस डिफाइंड होना चाहिए। टेस्ट सीरीज पहले से देंगे तो बेहतर स्थिति में होंगे, और जितनी अधिक प्रैक्टिस में रहेंगे तो दूसरों से उतना लीड कर जाएंगे आगे चलकर। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी ऐसे प्रश्न को बनाया किसी टेस्ट सीरीज में जो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चंस में से आता है, और एग्जाम में आ गया। ऐसे यदि एक दो क्वेश्चन को आपने बना दिया, तो आप कई लाख अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ देते हैं। ये होता है। वही बात है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये वाली बात है। आगे चलेंगे हम किस तथ्य में थे? तो हम थे अर्थशास्त्र में, 15 अधिकरण और 180 चैप्टर में। अब ध्यान रखेंगे, एक रचना है द प्रिंस, किसकी रचना है, जल्दी बताएं।
वेरी गुड। मैकियावेली की रचना है। अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। इसको लिख लीजिए, पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इस पुस्तक की तुलना, इस पुस्तक की तुलना इटली के दार्शनिक, इटली के दार्शनिक माइकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस से की जाती है। द प्रिंस से की जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार पीसीएस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, अथवा कोई भी आप क्वेश्चन बैंक पलटा कर देख लीजिए, रेलवे की परीक्षा का प्रश्न पत्र देख लीजिए, तो आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। द प्रिंस। कितने लोगों को मिला है वो हाथ खड़े करें, जिन्होंने इसके पहले देखा है। कई हाथ खड़े हुए, बहुत बढ़िया। वो मिल जाएगा। अपनी कॉपी को थोड़ा संभाल कर रखिएगा और रेगुलर स्टडी करेंगे उसकी। अब लिखिए हेडिंग में, विशांख दत्त का मुद्रा राक्षस। विशांख दत्त का मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। इसमें केवल एक लाइन लिख दीजिए। लिखिए, इससे मौर्यों के उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। इससे मौर्यों के उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्यों के उत्पत्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है। कॉपी के शीर्ष पर यदि जगह हो तो वहां एक लाइन लिख दें ऊपर में, चैप्टर से अलग। लिखिए, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। विश्व विरासत दिवस। एक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। जब ज्वाइन तो सबका हो गया है, तकनीकी समस्या होगी। चलिए आगे चलते हैं। हम थे कहां पर? विश्व विरासत दिवस में। नेहा जी, आप दोबारा ट्राई कीजिए, ज्वाइन हो जाएगा। नेटवर्क इशू के कारण ज्वाइन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अर्थात इस तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, ये सही उत्तर है। लिख दीजिए, 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। एक मिनट रुक जाइए, देखते हैं क्या समस्या आ गई है।
आगे चलेंगे हम। हो गया। नेहा कुमारी जी, क्या समस्या हो रही थी? टेक्निकल इशू हो जाता है, ठीक है। दोबारा उसी लिंक को कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लेंगे तो ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो आपने अभी तक देख लिया कि किस प्रकार साहित्य मौर्य काल की जानकारी देते हैं, चाणक्य का अर्थशास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है, विशांक तत्व का मुद्रा राक्षस क्यों महत्वपूर्ण है। अब हेडिंग बनाकर लिखिए अन्य धार्मिक साहित्य। अन्य धार्मिक साहित्य। अन्य धार्मिक साहित्य, ठीक है। मैं आगे चलकर आपको एक एक पढ़ाऊंगा खंड, जिसका नाम होगा बिहार विशेष। तो ध्यान रखिएगा। तो बिहार विशेष में हम देखेंगे खास करके बिहार में जिस 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 राजवंशों की उत्पत्ति हुई, अथवा उस समय में जो महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तकें लिखी गई, या उस समय के कालखंड में जो आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण थी, हम एक एक का अति गहराई से अध्ययन करेंगे। आपको समय मिले तो आप इसके संदर्भ में कोई भी पुस्तक तत्काल पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्लास का जो तथ्य उस समय होगा वो कई पुस्तकों पर बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि बिहार विशेष के विषय में जब हम पुस्तकों की बात करते हैं तो लिमिटेड बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जो ठीक से फोकस कर पाती हैं, और बहुत ही बल्कि एंड लेंदी बुक्स हैं। तो वहाँ जब आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ एक टॉपिक आएगा दिव्यावदान के विषय में, जो बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। नाम सुना होगा आप लोगों ने, दिव्यावदान? कितने लोगों ने सुना है? चलिए, जिन्होंने सुना है उसमें से कोई एक अभ्यर्थी बता दीजिए कि दिव्यावदान मौर्य साम्राज्य के विषय में क्या कहता है। क्षत्रिय से जोड़कर बताता है, वेरी गुड, सही उत्तर है। लिख लीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिखिए, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, मौर्य ग्रंथ दिव्यावदान। मौर्य ग्रंथ दिव्यावदान। दिव्यावदान मौर्यों की उत्पत्ति को, मौर्यों की उत्पत्ति को क्षत्रिय से जोड़कर दिखाता है। मौर्यों की उत्पत्ति को क्षत्रिय से जोड़कर दिखाता है। ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ, इस ग्रंथ से यह साबित होता है कि मौर्य क्षत्रिय थे। पूछ सकता है आपसे कि किस ग्रंथ से यह साबित होता है कि मौर्य क्षत्रिय थे, तो आप कहेंगे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से यह साबित होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है, क्या कहिएगा? जल्दी, रुमिनदेय। ठीक है, अभी अभी हमने लिखा है। इसको भी ध्यान रखिएगा। इस शिलालेख का संबंध आर्थिक शिलालेख से है, रुमिनदेय का है। आप इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। हम तीन चार धार्मिक साहित्यों को एक साथ लिखेंगे इसमें। लिखिए, दोबारा से पूछिए एक बार। बौद्ध बौद्ध ग्रंथ है, मौर्य का थोड़े न ग्रंथ होगा। अभी हमारा टॉपिक क्या है? धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो बौद्ध का ग्रंथ है। मौर्य तो क्या है, राजवंश है। ठीक है, एक बार पुनः बताया जाए, राघव कुमार जी, ठीक है, इंटरव्यू में बाहर हो जाएंगे। साक्षात्कार में आप अनुशंसा का प्रयोग कर सकते हैं और इसको ट्रेनिंग में रख लीजिए। सभी अभ्यर्थियों को कह रहा हूँ, वैसे कई अभ्यर्थी जानते हैं पहले से। एक बार फिर से बताया जाए, एक बार फिर से कहा जाए, इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। लिखिए,
मौर्य ही लिखा है तो उसको काट के बौद्ध कर लीजिए, क्योंकि मौर्य का ग्रंथ नहीं हो सकता है फ्लो में निकल गया हो, चलता है। होता क्या है कि सब तरफ कार्य कर रहे होते हैं। ग्रंथ सदैव किसका होगा? धर्म का होगा। राजवंश का ग्रंथ नहीं होता है। लिख लीजिए, लिखिए बौद्ध ग्रंथ। जिनका छूट गया है वो लिख लेंगे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। दिव्यावदान में मौर्यों की उत्पत्ति को क्षत्रियों से जोड़कर दिखाया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में मौर्यों की उत्पत्ति को क्षत्रियों से जोड़कर दिखाया गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा। सीधे अर्थ में मौर्य क्षत्रिय थे इस ग्रंथ के अनुसार। बीपीएससी ने इस प्रश्न को बार बार पूछा है। बिहार एसएससी में भी ये प्रश्न कई बार दिखे हैं। अभी हाल ही में देखिएगा कि बिहार दरोगा का एग्जाम भी हुआ था, उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था। आता ही रहता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम 4 ग्रंथों को एक साथ लिखेंगे जिसमें मौर्य की चर्चा है, तो पूछिए। हाँ, नीच कुल का भी बताया गया है, वो लिखवा देंगे वहां पर बूस्टर में कि मौर्य निम्न जाति के थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो मानक है वो क्षत्रिय ही है, क्योंकि अपनी अपनी विवेचना है। मौर्यों की संज्ञा नीच से कुल से की है। अब क्षत्रिय में भी कई कुल हैं, ये भी स्पष्ट कर देता हूं। जैसे क्षत्रिय में देखिएगा चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, कई तरह के क्षत्रिय होते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने कहा था, लेकिन क्षत्रिय थे, इतना याद रखिएगा। कुछ बातें बूस्टर फैक्ट्स में कर लेंगे, अब यहां करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा चैप्टर। हम दोबारा से अपनी मूल बातों में आते हैं। लिखिए भद्रबाहु का कल्प सूत्र। भद्रबाहु का कल्प सूत्र। कल्प सूत्र कॉमा, कोई बताइए जल्दी से कि परिशिष्ट पर्वन किसने लिखा है? वेरी गुड। पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है इस पर। देखिए भद्रबाहु का कल्प सूत्र कॉमा, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन कॉमा, कल्हन की राज तरंगिनी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। अब ये भी बाद में लिखवा देंगे। कल्हन की राज तरंगिनी और दांडी के 10 कुमार चरितम से भी, दांडी के 10 कुमार चरितम से भी, से भी मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। मौर्यों के विषय में जानकारी मिलती है। इन चारों को याद रखिएगा। ठीक है, तो लगभग आपने साहित्यिक दृष्टिकोण से मौर्य को देख लिया होगा। अब जो इसमें विशेष बातें हैं, जैसे राज तरंगिणी का संबंध किससे है, किसके इतिहास से है? कश्मीर के इतिहास से। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स को हम बूस्टर में लिख लेंगे। ऐसे कई बिंदु हैं जो हम एक साथ कर लेंगे। अब चलते हैं मेगा अस्थनीज की इंडिका में। इंडिका क्या कहता है? आप में से कोई जवाब दें कि इंडिका में मौर्य प्रशासन को कितने भाग में बांटा गया है? 7। 7 भागों में। ठीक है, पहला ही पॉइंट लिखिए। देखिए अति महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक स्रोतों की कड़ी में, साहित्यिक स्रोतों की कड़ी में मेगा अस्थनीज का इंडिका भी महत्वपूर्ण है। साहित्यिक स्रोतों की कड़ी में
मेगास्थनीज का इंडिका भी महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज का इंडिका भी महत्वपूर्ण है, जिसमें 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 इसे 7 खंडों में बांटा गया है। जिसमें इसे 7 खंडों में बांटा गया है। 7 खंडों में बांटा गया है। एवं एवं पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का जिक्र है। एवं पाटलिपुत्र के राजप्रसाद का जिक्र है। अब ये 7 खंड भी हम आगे ही लिखेंगे, तो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए लिखिए इसमें इसमें अर्थात इंडिका में, इसमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन, इसमें पाटलिपुत्र के नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन, कौमा विभिन्न समितियों, विभिन्न समितियों का जिक्र किया गया है। विभिन्न समितियों का जिक्र किया गया है। जिक्र किया गया है। एवं नौसेना का भी उल्लेख है। एवं नौसेना का भी उल्लेख है। उल्लेख है। ठीक है। अब मेगास्थनी जो एक सबसे बड़ी बात कहता है, वो कहता है कि इस समय भारत में दास प्रथा नहीं थी। तो मेगास्थनीज की इंडिका में इस बात की चर्चा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, इसकी चर्चा किस ग्रंथ में है। और आपको 3-4 ऑप्शन आपके समक्ष होते हैं। उसका उत्तर होगा मेगास्थनीज की इंडिका। इसको नोट में लिख लीजिए। देखिए, भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत में दास प्रथा नहीं है, इसका उल्लेख इंडिका में है। इसका उल्लेख इंडिका में है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए स्पूनर ने स्पूनर ने कुम्हरार में बने, कुम्हरार कहां पर है, पटना, कुम्हरार में बने लकड़ी के राजमहल के बारे में बतलाया है। लकड़ी के राजमहल के बारे में बतलाया है। लकड़ी के राजमहल के बारे में बतलाया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखी है, प्लिनी ने। अगला पॉइंट लिखिए, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी ने
नेचुरल हिस्ट्री के लेखक ने प्लिनी ने प्लिनी ने मौर्य साम्राज्य के मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में बतलाया है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के सेना के बारे में बतलाया है। सेना के बारे में बतलाया है। आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के बारे में किसने बतलाया? उत्तर क्या होगा? प्लिनी। प्लिनी। अगला बिंदु देखिए, रुद्रदामन के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जूनागढ़ अभिलेख से दो महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। दो महत्वपूर्ण बातों की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो पहला लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम तक था, वेस्ट। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम तक था। पश्चिम तक था। ठीक है। दूसरा दूसरा इतना महत्वपूर्ण है, सुदर्शन झील के बारे में है। सुदर्शन झील के पुनरुद्धार से चार इतिहास के अति महान शासकों का नाम जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो हम अभी जान ही लेंगे और शेष हम आगे भी व्याख्या के माध्यम से पढ़ेंगे। दूसरा लिखिए, वीवीआ करके लिखिएगा, सुदर्शन झील के सुदर्शन झील के द्वारा जल प्रबंधन का कार्य किया जाता था। सुदर्शन झील के द्वारा जल प्रबंधन का कार्य किया जाता था, जिससे कृषि का विकास हो सके। ठीक है, कृषि का विकास किया जा सके। नोट लिखिए इसके बाद। देखिए, सुदर्शन झील से चार महत्वपूर्ण शासकों का संबंध रहा है। चार महत्वपूर्ण शासकों का संबंध रहा है। रहा है। पहला तो पता ही है, फिर भी लिख लीजिए। पहला लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, तीर का चिन्ह, निर्माण का आदेश दिया था। निर्माण का आदेश दिया था। निर्माण का आदेश दिया था। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, पुष्यगुप्त के माध्यम से। पुष्यगुप्त के माध्यम से। पुष्यगुप्त के माध्यम से।
दूसरा लिखिए अशोक। अशोक ब्रैकेट में तुषास्य के माध्यम से, तुषास्य के माध्यम से। ठीक है। तीसरा, थर्ड, रुद्रदामन सुविशाख के माध्यम से। रुद्रदामन सुविशाख के माध्यम से, अर्थात जिसको चार्ज दिया था उद्धार करने के लिए झील का, उसका नाम है। और चौथा लिखिए स्कंदगुप्त चक्रपालित के माध्यम से। स्कंदगुप्त चक्रपालित के माध्यम से, चक्रपालित के माध्यम से, चक्रपालित के माध्यम से। तो यहां तक था भाग एक, अर्थात भाग एक में हमने शिलालेख, अभिलेख, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मेगा अस्थनीज की इंडिका के साथ साथ कुछ धार्मिक स्रोतों को भी देख लिया है, जिसमें हमने देखा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है, विशांक दत्त का मुद्रा राक्षस, राज तरंगिणी, ये सब क्यों महत्वपूर्ण है, इनसे मौर्य प्रशासन के बारे में कौन कौन सी जानकारी मिलती है, रोमिन क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऐसे हमने कई बिंदुओं को एक साथ देख लिया है। अब आप हेडिंग बनाकर छोड़ देंगे आगे के लिए भाग दो। देखिए पार्ट टू, विभिन्न शासकों की उपलब्धियां मौर्य साम्राज्य में। पार्ट टू, विभिन्न शासकों की उपलब्धियां। यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। विभिन्न शासकों की उपलब्धियां। मैंने कल घोषणा किया था कि करंट की भी क्लास लेंगे, लेकिन मैंने निर्णय लिया है कि एक लंबी क्लास लेकर, लगभग 1.5 घंटे की क्लास लेकर ही करंट को हम पटरी पर ला सकते हैं। तो करंट की कक्षा इस बीच में अचानक कभी हो जाएगी, ठीक है, बताकर नहीं होगी। जिस दिन सबसे अधिक अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे उसी दिन करंट होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। इसी बीच में एक लंबी क्लास लेकर हम, हाँ, मार्च तक बिहार स्पेशल का हुआ है और नेशनल इंटरनेशनल का हम शायद फरवरी में थे। तो एक दिन एक लंबी क्लास लेकर दोनों को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, वो 7 साल चलता रहेगा। हाँ, देखिए जिनका छूट गया है, मैंने एक बार मांगा था कि भाई जिन अभ्यर्थियों ने लिख लिया हो वो एक बार शेयर करें, किसी ने नहीं शेयर किया, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस दिन मुझे अपने कार्यालय से एक आध दिन की छुट्टी मिल जाती है तो मैं पीपीटी बनाकर शेयर कर देता हूँ, ये हो सकता है, और वो आप तक पहुँच जाएगा। आता तो सब है, लेकिन वही है कि थोड़ी समय की दिक्कत होती है। इस बीच में वो समय मिलेगा मुझे, और जैसे ही समय मिलता है तो पीपीटी के माध्यम से मैं आप तक बनाकर ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। उसे आप कहीं सेव करके रख लेंगे, उसको नोट भी कर लेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, वो जल्दी ही बन जाएगा, उसी माध्यम से पहुँचा देंगे आप तक। फिर जो आगे का कार्य है वह चलता रहेगा। और मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ कि करंट अफेयर्स आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक होता है, एक तरह से क्रूशियल है, क्रूशियल। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में आपको टक्कर देने वाले कई हजार विद्यार्थी हो सकते हैं जो उस रेस में होंगे, वेरी वेरी सीरियस होंगे। लेकिन यदि करंट की तैयारी आपने उनसे लंबे समय से की है, गहराई में जाकर की है, 2 साल 2.5 साल का करंट आप हाथ में लेकर चल रहे हैं, पूरा कलेक्शन है, और आपने एक एक टॉपिक को विस्तार से पढ़ा है, तो आप निसंदेह उन विद्यार्थियों को भी पीछे करके और मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना लेंगे। सारा गेम, सारा खेल करंट का ही है, स्टैटिक का तो है ही, लेकिन करंट की भूमिका को इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठते हैं और बैठते आए हैं, तो उन्हें सबसे अधिक जो टक्कर मिलती है वो करंट अफेयर्स में मिलती है। कई बार अभ्यर्थी कहते भी हैं कि पढ़ा होता तो बन जाता, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। करंट अफेयर्स को पढ़ना और उसको डाइजेस्ट करके रख लेना, ये किसी साधना से कम नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक बोरिंग विषयों में से एक होता है। ध्यान दीजिएगा, उसकी सबसे खराब बात यह है कि करंट अफेयर्स हर साल बदल जाता है, हर महीने बदल जाता है, और आपको नित्य नए डेटा से अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है।
तो ये तो आपका एक एटीट्यूड है, अभिवृत्ति है कि आप बनाते हैं। और किसी भी आयोग की यह आकांक्षा है कि हमें ऐसे ही अधिकारी चाहिए जो वाइब्रेंट हों और वर्तमान समय से ताल मिलाकर चल रहे हों। उन्हें देश, दुनिया, राज्य और जो स्थानीय निकाय हैं उनके विषय में बेहतर जानकारी हो। तो इस आधार पर चलते हुए, इस मानक को मानते हुए वो करंट अफेयर्स को तवज्जो देते हैं, और होना भी चाहिए। मान लीजिए कि आज यदि एआई के क्षेत्र में देखिएगा, पहले तो जब एआई शुरू हुआ था आप देखेंगे कि प्रॉम्प्ट के बेस पर काम कर रहा था, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एजीए की बात हो रही है। मैं एक बड़ा क्लास लूंगा एजीए पर और आपको बताऊंगा कि किस तरह से एजीए आने वाले समय में जो पहले की जो हजार धारणाएं थी उसको सेकंड्स में ध्वस्त कर सकता है। बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं या बहुत सारे जो विचारक हैं, उनके कई हजार विचारों को एजीए सेकंड्स में निरस्त कर देगा। लोग दावा करते थे कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भावनाएं भर सकें, लेकिन एजीआई इस पर खरा उतर रहा है। और जिस कंपनी ने, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने एजीआई को डेवलप करने का जिम्मा लिया है या कर रहे हैं, वो इस बात का दावा भी कर चुके हैं कि आने वाले 2 से 3 वर्षों में एजीआई उस लेवल पर होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य की समस्त भावनाओं को समझेगा, और उस दिन आत्मा का सिद्धांत हवा हवाई हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में जो बड़े बदलाव हैं, खास करके तकनीक के क्षेत्र में, क्योंकि आपके सिविल सेवा की परीक्षा के पेपर 2 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक विषय होता है उसमें तो यह क्वेश्चन आता ही आता है। वहाँ भी आपकी यह मदद करेगा। और आप लोग भी विभिन्न मैगजीन के माध्यम से या जैसे भी हो सके इस सब से अपडेट रहा कीजिए, और मैं तो बीच बीच में आप तक पहुंचा ही दूंगा। एजीआई को ध्यान रखिएगा। अभी चैट जीपीटी काफ़ी चर्चा में है, जेमिनी काफ़ी चर्चा में है, मेटा एआई काफ़ी चर्चा में है, और उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आ रहा है वर्जन 5 में, वो काफ़ी चर्चा में है। इस सब को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ। हाँ। हम्म। चैट जीपीटी एक तरह से प्रॉम्प्ट सर्च इंजन है। चैट जीपीटी में अभी तो वर्जन 4 आ गया है, 4 पेड है आप। हाँ। किसकी बात कर रहे हैं? ये अलग चीज़ है। ये एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, और चैट जीपीटी अलग चीज़ है। ठीक है। चैट जीपीटी में क्या है कि जैसे आपने किसी भी चीज़ की जानकारी मांगी, जैसे आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आपने दे दिया कि राइट एन एप्लीकेशन इन 150 वर्ड्स अबाउट डैश 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 टू प्रिंसिपल या टू म्यूनिसिपल कमिश्नर, और आपने वो मुद्दा डाल दिया, तो उतने ही शब्दों में बेहतरीन लिख कर आपके सामने रख देगा। ये है चैट जीपीटी। आप में से बहुतों ने यूज़ भी किया होगा। वर्जन 3 फ्री है, वर्जन 4 पेड है। मैं 4 का यूज़र हूँ। 4 कमाल की क्षमता रखता है। मतलब चैट जीपीटी 4 से कोई मनुष्य जीत नहीं सकता अब, यह स्पष्ट हो चुका है। और हाँ, चैट जीपीटी का उपयोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए, जो 3 है, फ्री वर्जन, उसमें आप बेसिक चीज़ें टाइप करके सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसकी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर में है, आप देखिएगा। ऑनलाइन भी चैट जीपीटी सर्च करेंगे openai.com पर तो आ जाएगा। और जो 4 वर्जन है उसका, वो पेड है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग रखते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, ढेर सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है। विभाग को संभालना है, कक्षा को संभालना है, निजी जीवन को संभालना है, तो जिन्हें ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है, समय कम बचता है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ली थी एक समय में। तो उसके बाद क्या होता है कि लगभग हर एक क्षेत्र में, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, पीपीटी प्रेजेंटेशन है, बहुत सारे क्षेत्र हैं ऐसे, कोई रिसर्च लिखना है, उसमें उसका हम उपयोग कर पाते हैं। आप यदि डाउनलोड करेंगे तो आप देख पाएंगे। और में एक क्षमता क्या है, खास क्षमता, किसी भी इमेज के बेसिस पर वो सर्च कर सकता है। कमाल की बात है उसके अंदर में, जो 3 में नहीं है। जेमिनी भी है गूगल का। व्हाट्सएप का मेटा एआई है जो आपको अभी फ्री में मिला हुआ है, वो जेमिनी और चैट जीपीटी 3 को टक्कर दे रहा है अभी। 4 को टक्कर नहीं दे पा रहा है। 4 उससे आगे का वर्जन है। और जब एजीए आ जाएगा तब तो समझिए कि उसके बाद दुनिया बदल जाएगी। लोग कहते हैं ना कि भावना नहीं ला सकते, अनुभूति नहीं ला, सब है उसके अंदर, भावना भी है, अनुभूति भी है। और उस दिन कई सारे दर्शन खारिज हो जाएंगे। ठीक है, केवल चारवाक दर्शन बच जाएगा, सब खारिज हो जाएंगे उस दिन। आगे चलते हैं। तो हमने आज 4 शासकों को देख लिया है। आप लोग फिर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा यूज़ कीजिए, टेक्नोक्रेट बनिए।
आने वाले समय में एक अधिकारी को टेक्नोक्रेट के रूप में देखा जाएगा, जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होंगे। पर्सनैलिटी के बेसिस पर उनको सबसे अधिक नंबर मिलने की संभावना भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूँ, और कल फिर हम 7:20 PM में ऑनलाइन आ जाएंगे, और फिर आप सभी के साथ नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। मौर्य को देखना हो या करंट को देखना हो, ये दोनों चलता रहेगा अभी साथ में। इतिहास का जब एक खंड चूंकि समाप्त होने पर है, नज़दीक में है प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन चलेगा। मध्यकालीन जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आधुनिक में थोड़ा समय लगेगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, बिहार को पहले पढ़ें क्या या ज्योग्राफी पहले पढ़ें। फिर पॉलिटी को देखना है, इकोनॉमिक्स को देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मिसलेनियस, मैथमेटिक्स भी देखना पड़ेगा क्योंकि मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, रीजनिंग भी देखेंगे। ये सब चलता रहेगा। ठीक है, कक्षा को समाप्त किया जाए आज। सभी को शुभ रात्रि। Night. Good night, all of you.